आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति मौजूद है जिनके बारे में मैं ये कहूँ कि आसान नहीं है लिखना गमे दिल की वारदात, आसान नहीं है लिखना गमे दिल की वारदात, अपना कलम लहू में डुबोना पड़ा मुझे। नमस्कार, डीडी बिहार के खास कार्यक्रम एक मुलाकात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ आपकी होस्ट मैं हूँ मुस्कान। एक बेहतरीन कवि, एक साहित्यकार और एक आलोचक जिसके लेखन में है गज़ब की धार, जिसने जो देखा, जो भोगा और जो सहा उसे समेटा बहुत ही सलीके से अपने कलम से। तो दर्शकों, आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में मौजूद एक बेहद ही खास मेहमान डॉक्टर अनिल सुलभ, जो कलम की दुनिया के सितारे हैं। इनके बारे में दर्शकों मैं आपको बता दूं कि ये बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत धन्यवाद मुस्कान जी, आपका बहुत आभार, आपने मुझे आमंत्रित किया। सर, कार्यक्रम की शुरुआत जब कर रहे हैं तो क्यों ना शुरुआत से ही की जाए। सर, मैं आपके प्राथमिक शिक्षा के बारे में जानना चाहूँगी और आपने कब लिखना शुरू किया, कब इसका आगाज़ किया, ज़रा इसके बारे में बताएं। मुस्कान जी, गांव से आता हूँ, इसलिए मेरी शिक्षा भी गांव के ही उस रम्य वातावरण में, प्राकृतिक छटाओं के बीच और गांव की खुशबू, मिट्टी की सुगंध के साथ ग्राम्य पाठशाला में ही मेरी शिक्षा हुई, प्राथमिक शिक्षा जी। और उस प्राथमिक शिक्षा के साथ जो ग्राम्य जीवन की, उस बालपन की जो स्मृतियां हैं, वो आज भी मैं अपने मस्तिष्क में बहुत ही वेग के साथ अनुभव करता हूँ। और उसकी जो एक आभा है वह मेरे मन प्राण को हमेशा आविष्ट करके रखती है। तो मेरी शिक्षा गांव में हुई, प्राथमिक शिक्षा, और उसके पश्चात मैं पटना आ गया और तब से पटना का हूँ। पटना ही मेरा कार्य क्षेत्र और साहित्य साधना का केंद्र रहा है। सर, जैसा आपने बताया कि आपने ग्रामीण क्षेत्र से अपनी शिक्षा की है, साथ ही ये भी जानना चाहूँगी कि आपका लिखने की तरफ रुझान किस उम्र से हुआ। मैं बचपन से ही अध्ययन करता था खूब, बल्कि हमारे समय में कुछ हमारे बुजुर्गों ने एक पुस्तकालय की स्थापना हमारे गांव में कर रखी थी। तो मैं बहुत अध्ययन करता था। अपने प्राच्य साहित्य में मेरी रुचि थी, बाल साहित्य में रुचि थी, बाल कहानियाँ, बाल उपन्यास। आज मैं अनुभव करता हूँ कि साहित्य के प्रति जो मेरी रुचि है, या जो साहित्य में जो कुछ भी मैं कर सका हूँ, उसके पीछे वो हमारे प्राच्य साहित्य का ही कारण मैं मानता हूँ। तो मैं बाल्यकाल से ही लिखना आरंभ किया, यद्यपि कि मेरी पृष्ठभूमि के साहित्यिक नहीं है। मुझे स्मरण नहीं है कि मेरे पूर्वजों में कोई साहित्यकार थे कि नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों, संभवतः मैं समझता हूँ कि अगर पूर्वजन्म का संस्कार कोई हम मानते अगर हैं तो पूर्वजन्म की वे वस्तु मेरे हृदय में कहीं थी। और मैंने लेखन आरंभ किया बाल्यकाल से ही। मैं जब 5वीं छठी कक्षा का विद्यार्थी था, तभी से कथा लेखन की ओर प्रवृत्त हुआ। गांव में जो सांस्कृतिक उत्सव होते थे, उन सांस्कृतिक उत्सवों का एक प्रकार से बालपन में ही मैं एक केंद्र में होता था। नाटकों का आयोजन में भाग लेना, बाल नाटक की प्रस्तुति करना। मुझे स्मरण होता है कि हम लोग की कक्षा में पाठ्य सामग्री में बाल सम्राट चंद्र नाटक एक नाटक हुआ करता था। तो मेरे ही निर्देशन में बालकों की मंडली वो नाटकों की प्रस्तुतियाँ करती रही। तो इस प्रकार एक साहित्य के प्रति मेरी अंतर चेतना उसी समय से विकसित होनी शुरू हुई और मैंने लेखन शुरू किया। यूँ मैं मानता हूँ कि प्रायः सभी साहित्यकार कविता से पद्य से आरंभ करते हैं, लेकिन मेरा आरंभ कहानी से हुआ। मैंने दोस्तों के लिए दुआ नाम से पहली कहानी लिखी। अब वो तो मूल प्रति उपलब्ध नहीं है, लेकिन आज भी वो हमारे हृदय में धाती के रूप में स्थित है, मौजूद है। और मैं कहा भी करता हूँ कि दोस्तों के लिए दुआ ही हमारी पहली कहानी है। और वो दुआएं दोस्तों के लिए की गई या दोस्तों से मिली दुआएं और गांव के हमारे बाल मंडली के मित्रों की शुभकामनाएं, बड़ों का आशीर्वाद मुझे आगे बढ़ाया। और सार्वजनिक जीवन में भी
और साहित्यिक जीवन में भी मेरी इसी प्रकार उन्नति हुई, ऐसा मैं मानता हूँ। तो सर घर में माहौल कैसा था, इस काव्य शैली को पनपने का कहाँ तक मौका मिला था आपको? मैं जैसा कि मैंने बताया मुस्कान कि हमारी कोई पृष्ठभूमि साहित्यिक थी नहीं, लेकिन हमारे सरोकार साहित्यिक हो गए और लोगों से जो मुझे प्रेम मिला, जो मैंने पढ़ा, लिखने की इच्छा प्रवृत्त हुई, तो उसने एक आधार तल का निर्माण किया। मैं कह सकता हूँ कि ये अलग बात है कि हमारे माता पिता, हमारे बुजुर्गों में से किसी ने भी मेरे इस तरह के किसी कार्यक्रम का विरोध किया, ऐसा मुझे नहीं स्मरण है, बल्कि एक प्रकार से उनका प्रोत्साहन ही रहा और सब लोगों का समेकित सहयोग और प्रेम ही मैं समझता हूँ इसको आगे बढ़ने में, इस पौधे को सिंचित करने में ये भूमिका उनकी रही, मैं मानता हूँ और इसके लिए मैं अपने समाज के प्रति कृतज्ञ भी हूँ। जी, तो सर जब बात घर की कर रहे हैं तो आपके इस लेखनी के सफ़र में परिवार वालों की क्या भूमिका थी, क्या रोल था उनका आपके इस लेखनी में? साहित्यिक यात्रा में परिवार वालों का समर्थन या सहयोग मैं इस रूप में मानता हूँ कि उन्होंने मेरे इन कार्यक्रमों को कभी हतोत्साहित नहीं किया। मैं अगर विद्यालयों में जब भी अपने प्राथमिक शाला में रहा तो चाहे उच्च शालाओं में आया तो साहित्य संस्कृति से जुड़ा हुआ रहा, रंगमंच से जुड़ा रहा, मेरे उन आयोजनों को सबने सराहा और एक प्रकार से हमारे उन प्रस्तुतियों में सबने उपस्थिति दी, भागीदारी दी, प्रोत्साहन दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा कार्य रहा मेरे मनोबल को ऊंचा उठाने में, उन सब का, मेरे परिवार का, मेरे मित्रों का, सबका योगदान रहा है। किसी भी लेखक के लिए संवेदनाओं से उनका गहरा रिश्ता होता है, तो आज के वक्त में ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको फिक्रमंद करती है? देखिए, आपका एक बहुत गंभीर प्रश्न है। ये सही है कि कविता और कवि का सरोकार संवेदना से है। जो व्यक्ति संवेदनशील नहीं है वो रचना नहीं कर सकता है, और इस संवेदना का जो मूल स्रोत है, जहाँ से संवेदना विकसित होती है, वह स्रोत है एक प्रेम से भरा हुआ हृदय। इसीलिए मैं प्रेम को सबसे ऊंचा स्थान देता हूँ। मेरी साहित्यिक यात्रा में ही नहीं, मेरे संपूर्ण साहित्य में के मूल में मैं मानता हूँ कि वो प्रेम है, क्योंकि प्रेम ही वह शक्ति है जिससे संसार के सारे बड़े काम होते हैं। केवल सृजन ही नहीं, जितने विकास के कार्य हैं, जितने इस पूरे संसार में, समग्र विश्व में जितने भी बदलाव आए हैं या जितनी भी ऊंचाइयां प्राप्त की है मानव समुदाय ने, उसके मूल में प्रेम की भावना रही है, सद्भाव की भावना रही है और एक एकात्मकता के विश्वास की भावना रही। तो निश्चित रूप से यह बहुत बड़ा पक्ष है साहित्य का। ये साहित्यकार संवेदनशील होता है, उसमें प्रेम की भावना होती है। आज जो आपने चिंता की बात की, आज जो चिंता की बात यह है कि आज संवेदना का अभाव हो रहा है, प्रेम कटुता में परिवर्तित हो रहा है, अहिंसा की भावना, स्नेह की भावना, प्रेम देने की भावना, बातें कम हो रही है और समाज को तोड़ने वाली बातें, द्वेष की बातें। हालांकि मैं मानता हूँ कि राग और द्वेष दोनों ही किसी भी उपलब्धि को प्राप्त करने की बाधा है, लेकिन राग में कम से कम एक प्रकार की सकारात्मकता है, किसी के प्रति आपको बहुत स्नेह हो गया तो वह उस स्नेह में भी एक आसक्ति है, जिसके कारण कभी व्यक्ति अपने निर्णय से स्खलित हो जाता है, लेकिन फिर भी वो किसी प्रेम के लिए, किसी अच्छे कार्य के लिए किसी के पक्ष में काम खड़ा हुआ है, तो वहाँ तक वो ठीक है। लेकिन द्वेष यह जो है सबसे घातक है मनुष्य के लिए, मानव जीवन के लिए। और आज समाज द्वेष जनित हो गया है, द्वेष से ग्रसित हो गया है, और इसी द्वेष और स्वार्थ के कारण व्यक्ति की ऊंचाई कम होती जा रही है। आज लोग बौने होते जा रहे हैं,
मुझे एक शेर याद आता है कि इसने कहा कि नज़रिए हो गए छोटे तुम्हारे, नज़रिए हो गए छोटे तुम्हारे, आज बौने बड़े दिखने लगे। अब जो आकृति में, आकार में जो छोटा है वह भी अब बहुत ऊंचा दिखाई पड़ता है तुमसे। भले ही तुम्हारी ऊंचाई अधिक हो, तुम्हारा कद बड़ा हो, लेकिन तुम्हारी दृष्टि जो है वो बहुत ओछी हो गई है, छोटी हो गई है, और तुम उस बौने से भी बौने लगने लगे हो। तो ये जो बौनापन है जो समाज में आ गया है, और दुर्भाग्य से प्रबुद्ध समाज में भी और साहित्य समाज में भी। साहित्य समाज में मैं इतना पाखंड देखता हूँ कि मुझे इतनी चिंता होती है कि नाम बड़े और किताबों की सूची उनकी बहुत लंबी, लेकिन वो बातें लगती है कि जैसे कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है। आदमी का कथन और आचरण दोनों में इतनी दूरी है, इतनी बड़ी खाई है कि आज मुझे लगता है कि वो पाटना मुश्किल है। फिर भी साहित्य की एक जो ऊर्जा है वह अपनी एक अलग तरह की विशिष्टता, वह ऊर्जा रखती है, और इसी कारण से भले ही पराभव के कितने भी क्षण आए हों, कितने भी समय और काल आए हों, साहित्य कभी हारता नहीं। साहित्य जीतता है, क्योंकि साहित्य हित करता है, वो सहित करता है, सबको जोड़ता है, जोड़ करके आगे ले जाता है। और ये साहित्य ही है जो दुखियों की आंखों के आंसू पोंछता है, और केवल आंसू ही नहीं पोंछता, वह उसके भीतर के अंतर के तत्वों को जगा करके, उसकी अंतर की शक्ति को जगा करके, जिसको हम अंतरात्मा की शक्ति कहते हैं, उस अंतरात्मा की शक्ति को जगा करके उसे फिर से खड़े होने, दूषित समाज से लड़ने और आगे बढ़ने की शक्ति देता, ये साहित्य। इसीलिए मैं साहित्य को, जो लोग परिभाषा देते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है, ये आम परिभाषा है, लोग विचार करते हैं, लेकिन मैं इसको आधा सच कहता हूँ। आधा सच इसलिए कहता हूँ कि वह केवल दर्पण नहीं है कि जो कुछ है वो दिखा दिया। ये काम तो पत्रकारिता भी कर सकते हैं लोग। केवल वो चेहरा, वही साफ चेहरा, वही चेहरा दिखा देना मकसद नहीं है साहित्य का। साहित्य उस चेहरे में बदलाव करने की क्षमता रखता है। साहित्य समाज को बदलता है, इसीलिए साहित्य केवल समाज का दर्पण है नहीं, उसका दिग्दर्शक भी है, उसका निदेशक भी है, वो बदलता है समाज को। इसीलिए बड़ा साहित्य वह है जो समाज पर उस प्रकार का प्रभाव डाले कि वह उस समाज की दृष्टि बदल जाए, नज़रिया बदल जाए, और जिसको कहते हैं दृष्टि लग जाना, वह न हो। वह दृष्टि जो उसका पूरे स्वरूप का परिवर्तन करता है, रूपांतरण करता है, उसके सूखे चेहरे को लालित्य से भरता है, उसको सौंदर्योन्मुखी करता है। इसीलिए प्रेम और सौंदर्य का साहित्य में सबसे ऊंचा स्थान है। प्रेम और सौंदर्य का इसलिए ऊंचा स्थान है कि यह जो है मनुष्य की चेतना को जगाता है, प्रस्फुटित और प्रफुल्लित करता है। और जब तक मन प्रस्फुटित प्रफुल्लित नहीं हो, व्यक्ति कोई काम ही नहीं कर सकता, अच्छा काम तो छोड़ दीजिए। और जो कुछ भी वो करता है वो केवल गलत करता है, गलत के सिवा कुछ नहीं करता है। इसीलिए प्रेम का और सौंदर्य का साहित्य में ही नहीं, संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण मानव जाति के एकत्व के लिए बहुत ही आधार तत्व है। ऐसा सर, आपने प्रेम की बात की, तो आप हमारे व्यूवर्स या जो हमारे देखने वाले हैं उनको कुछ सुना दे तो। नैन मिले हैं जब से उनसे, क्या हुई है बात, मंत्र भारित हो गए हैं हर एक दिन हर रात। प्रेम का ऐसा प्रभाव होता है। जी। स्वप्न बत लगता है ये जग, आत्ममुग्ध है मन, ज्ञात नहीं रहता कहाँ
जहाँ रस भीग रहा तन मन, सप्त व्योम से हो रही नित प्रेम की बरसात, मंत्र भारित हो गए हैं हर एक दिन हर रात। ये प्रेम जो है वो सात्विक प्रेम होना चाहिए। जी वो प्रेम नहीं है जो कि किसी लड़के ने किसी लड़की को, किसी जी। पुरुष ने किसी स्त्री को, ये भी प्रेम है, ये भी होना चाहिए। जी लेकिन प्रेम जब ऊंचाई को छूता है तब वो एक ऐसा शाश्वत प्रेम बनता है जी। जिससे एक समग्र समाज का लाभ पहुंचता है। मैं उस प्रेम की बात, उस जी, सात्विक प्रेम, उस आध्यात्मिक प्रेम की बात करता हूँ। मैं बात करता हूँ समाज से उस किए जाने वाले प्रेम से, उस परम चैतन्य परमात्मा से किए जाने वाले प्रेम से। तो प्रेम जब हो गया जी, तो जी। क्या प्रभाव और दूसरा पड़ता है उसका। दूसरा एक बंद देखिए जी कि एक स्वर वीणा का हर क्षण गुंजित हो रहा, एक रस मधुमास का तन मन को भिगो रहा, संध्या सुंदरी बाहों में भर करती रात को प्रात, मंत्र भारित हो गए हैं हर एक दिन हर रात। आखिरी बंद इसका पढ़ता हूँ। जी अब यह कवि जो प्रेम से इस प्रकार अभिभूत है जी तो उसके मन में एक स्वार्थ आता है जी कि जो प्रेम भाव कभी टूटे नहीं। तो कवि कहता है, ओ प्रियत में कभी न टूटे मन का एक भी तार, नैनों का यह प्रेम का सागर उमड़े बारंबार, वाह, लगता है जैसे हमारा जन्म जन्म का साथ, मंत्र भारित हो गए हर एक दिन हर रात। क्या बात है सर, क्या प्रेम बात का है। ऐसा जी प्रभाव जी जी जीवन में क्या होता खूब है। लिखा आपने सर। साथ ही आपने जो अभी लिखा है, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि कोई भी लेखक या कोई भी कवि जो महसूस करता है वो लिखता है, यानी कल्पनाओं को ज़्यादा लिखता है या हकीकत को? देखिए मुस्कान जी, ऐसा है कि कवि जो अनुभूत करता है, जी, जो महसूस कर, अपनी अनुभूतियों को अभिव्यक्त करना जी। ही एक कवि का दायित्व है। जी जी लेकिन ये केवल मुझे कोई पीड़ा हुई, जी मैंने उसको बहुत ही लालित्यपूर्ण ढंग से श्रृंगारिक जी। शब्दावली के साथ जिसे खूब सुना जाए, खूब जी। पढ़ा जाए, उस तरह से लिख दिया, ये केवल इतना पर्याप्त नहीं जी है। जी जैसे मैंने आरंभ में कहा कि साहित्य केवल समाज का दर्पण नहीं और दिग्दर्शन भी है। जी तो एक कवि का कर्तव्य है कि वह अपनी भावनाओं को समेकित भावना बनाता है जी और उसमें अपनी आकांक्षाओं को जोड़ता है जी कि मैं चाहता हूँ कि सारा विश्व सुंदर हो जाए, जी संपूर्ण मानव जाति एक अद्भुत एकत्व को समेटे हुए, जी किसी से भी बैर न रखते हुए, सबके प्रति स्नेह रखते हुए एक ऐसे समाज का निर्माण करे जी। जिसमें केवल आनंद हो और आनंद के सिवा कुछ नहीं हो। तो ये जो आकांक्षा है, जी ये जो कवि की महत्वाकांक्षा है, ये महत्वाकांक्षा भी उसकी रचनाओं में प्रकट होता है जी। और होना चाहिए। जी। इसीलिए साहित्य को समाज का धरोहर भी माना जी। गया जी और साहित्यकार को, कवि को हमारे प्राच्य साहित्य में, प्राचीन वाङ्मय में देव का स्थान दिया, जी। ऋषि का स्थान दिया है। इसलिए साहित्यकार कवि बड़ा है आम व्यक्ति से, जी इसलिए बड़ा है कि ये कवि अपने मानस की
अन्यतम ऊंचाई पर होता है। जी, या मैं यूँ कहूँ कि कवि जो होते हैं उनकी दिव्य दृष्टि होती है। अवश्य दूर- ही, वही मैं कहने जी, जा रहा था कि उस ऊंचाई पर बैठा हुआ कवि बहुत दूर तक दूर की देखता देखता है। जी, और बहुत दूर की देखता है, बहुत दूर तक देखता है, और उसकी दृष्टि में संपूर्ण विश्व होता है। नेपाली ने कहा था कि मैं लिखता हूँ तो मेरे आगे सारा ब्रह्मांड विषय भर है, मैं सारे ब्रह्मांड को एक विषय के रूप में देखता हूँ। और मैं उसी कवि ने कहा कि हर क्रांति कलम से शुरू हुई, संपूर्ण हुई, चट्टान जुल्म की कलम चली तो चूर्ण हुई, जी। हम कलम चलाकर त्रास बदलने वाले हैं, हम जी। कवि है इतिहास बदलने वाले जी, हैं। जी, तो बिल्कुल। कवि की शक्ति ये है, कलम जी। की शक्ति ये है। और ठीक है, आपने कहा ही था कि कलम को जब हम आंसू में डुबोते हैं जी, तब वो बड़ी बात लिख पाते जी, हैं। जी, ठीक है, तो बड़ी बात लिखने के लिए ज़रूरी है कि वो दर्द, इसीलिए मैं कवि को, जी, कवि की पूंजी दर्द को मानता हूँ, जी, पीड़ा जी। को मानता हूँ। जो कवि जितनी बड़ी पीड़ा झेलता है, जी। या जिसका हृदय जितना विशाल है, जी, जितनी पीड़ा, जितनी सुलोसा सकता है, उतनी बड़ी रचनाओं करता है। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो कवि हैं और जो हमारे शहर में रहने वाले कवि हैं, जो मेट्रो सिटी में रहने वाले हैं, दोनों के लेखन में क्या कुछ अंतर है? क्योंकि वो वही लिखते हैं जो वो भोगते हैं या जो सहते हैं। सही बात है, लेकिन जी। मैंने आपको फिर कहा कि वो केवल भोगता ही लिखता नहीं है, जी। उसकी आकांक्षाएं भी होती है। जी। और कवि कवि होता है, जी। वो गांव और शहर का कवि नहीं होता जी, है। जी। कवि कवि है अगर उसमें कवि तो है, जी, उसमें अगर कवित्व शक्ति है, जी। उसमें यदि कल्पना शक्ति है, जी, उसके मन में दिव्य आकांक्षाएं हैं, तो कवि होता है। गांव के कवि, ठीक है, गांव के कवि गांव पर ग्रामीण परिवेश को महत्व देता है, जी, तो उसमें उसकी रचनाओं में ग्राम्य जीवन झलकता है। जी, शहर के लोग अपने परिवेश को लिखते हैं तो जी। उनमें शहर उसकी छवि मुखरित होती है। लेकिन अंततः कोई भी एक कवि जो संवेदनशील है, जो कुछ समाज को देने के लिए लिखना चाहता है, जी, यूँ तो तुलसीदास ने भी कहा स्वांतः सुखाय, जी, स्वांतः सुखाय, अपने सुख के लिए रामचरितमानस को लिखा। जी। ये कवि की विनम्रता है। जी। तुलसीदास जी इतने बड़े कवि हुए, रामचरितमानस ने भारतीय समाज को बदल दिया। सर, जैसा कि हम सब जानते हैं, आप साहित्यकार के साथ साथ आप हमारे देश के बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, और साथ ही आप हम समाज सेवा भी कर रहे हैं पूरे सबके लिए। तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? जीवन में जितनी मौलिक आवश्यकताएं होती हैं, जी, भोजन, वस्त्र, आवास, जी, उसके पश्चात दो महत्वपूर्ण आयाम हैं, जी, स्वास्थ्य और शिक्षा। हम्म, अगर शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, जी, तो आपका जीवन व्यर्थ है। जी, बिल्कुल। तो बचपन से मेरी अगर अभिरुचि साहित्य की तरफ रही, जी, तो सेवा की तरफ भी रही, स्वास्थ्य और शिक्षा के प्रति भी रही। जी, और मेरे मन में एक अभिलाषा बनी रही कि जब कभी मैं समर्थ हुआ जी, तो एक शैक्षणिक संस्थान की स्थापना जी, करूँगा। जी, और वह शैक्षणिक संस्थान केवल सामान्य शिक्षा के लिए ही न होकर ऐसी शिक्षा के लिए हो जो व्यक्ति को संपूर्ण बनाए जी, और स्वरोजगार प्रदान करे, रोजगार प्रदान करे। जी, सर, आपकी सोच बहुत अच्छी है। तो इस दृष्टि से हमने, जब मुझे अवसर मिला तो 1990 में मैंने एक विकलांगों के पुनर्वास और पारा मेडिकल के विज्ञान में एक संस्थान की स्थापना पटना में की। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च नाम से वो संस्था है अभी। जी, और उसमें हमने वे पाठ्यक्रम आरंभ किए जो बिहार तो क्या दूसरे प्रांतों में भी नहीं चल रहे थे। जी, हमने पहली बार इस प्रकार से यह संस्थान जी, निजी क्षेत्र में अपने प्रभागों में जी, देश का पहला संस्थान है जिसने पहली बार पुनर्वास विज्ञान में विकलांगों का पुनर्वास कैसे होगा, उसके पुनर्वास विज्ञान में हमने प्रशिक्षण के कार्यक्रम आरंभ किए। फिजियोथेरापी में, प्रोस्थेटिक इंजीनियरिंग में, स्पीच थेरापी में और कुछ पैरामेडिकल के जैसे लेबोरेटरी टेक्नीशियन के, एक्सरे टेक्नीशियन के, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के, इस तरह के पाठ्यक्रम हमने आरंभ किए। और मुझे इस बात का
परितोष है, एक गौरवानुभूति होती है कि हमारे संस्थान से निकले हुए बच्चे इस देश में ही नहीं पूरे विश्व में शायद ही कोई देश होगा जहां हमारे विद्यार्थी न केवल मूल्यवान सेवा कर रहे हैं बल्कि बहुत ही सम्मानजनक उपार्जन भी कर रहे हैं, अपने पैरों पर खड़े हैं और अपने साथ अनेक लोगों को जोड़ा है। समाज के लिए सोचने वाले बहुत कम ही लोग हैं। एक शेर पढ़ देता हूँ इसी पर। जी 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 बिल्कुल। कि जो खुद के लिए जिए जी। वो इंसान क्या जिया, जी। जो खुद के लिए जिए वो इंसान क्या जिया, जो देश पर मिटे उसे 100-100 सलाम कहे। क्या बात है, क्या बात है। मेरे एक गजल का ये शेर था जी। कि ए दिल तो उनसे जाकर मेरा सलाम कहना, जी। उनको ही पेशे खिदमत है मेरा कलाम कहना। जी। और उसी में एक शेर भी है कि नापाक जिनकी नीयत दगा हो जिनकी फितरत। जी। जान लिया पहले से कि नापाक जिनकी नीयत दगा हो जिनकी फितरत, ए दोस्त ऐसे दोस्त को दूर से सलाम कहना। वाह वाह, क्या बात सर। तो थोड़ी हमारे पास वक्त की पाबंदी है, तो जाते जाते आप हमारे दर्शकों को, हमारे देखने वाले जो व्यूवर्स हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? प्रेम को अपना औजार, उपकरण, हथियार जो समझते हैं वो बनाइए और समाज में प्रेम बांटिए। ये बाज़ार में बिकने वाली वस्तु तो नहीं है, लेकिन आप अपने हृदय को टटोलेंगे तो आपको ज़रूर मिलेगा कि हृदय आपका प्रेम से अगाध रूप से भरा हुआ है, उसकी गहराई भी अपूर्व है और उससे जो अमृत की सरिता बहती है वह सरिता बहुत सारे लोगों को आप्यायित कर सकती है, उसे जीवन प्रदान कर सकती है, मूल्यवान बना सकती है, देश के लिए कारगर बना सकती है। तो मैं आप सबसे आग्रह करूँगा, कविता को, गीत को अर्थात साहित्य को अपने हृदय में स्थान दें, उसे अवश्य पढ़ें और उसमें दिए गए उद्देश्यों के, उसमें बताए उद्देश्य के अनुसार अपने जीवन में आचरण में उतारें। इस कविता जब आचरण में उतरती है तो उसका अर्थ सिद्ध हो जाता है। नमस्कार। तो दर्शकों, हम कह सकते हैं कि एक कवि की सोचने, समझने और देखने का नज़रिया ही एक अलग होता है। हम या यूँ कहूँ कि उनकी दिव्य दृष्टि होती है। हम जो नहीं देख सकते वो दूर की चीज़ें देख सकते हैं और वो लोगों के संघर्ष को अपने शब्दों में इस तरीके से प्रस्तुत करते हैं कि लोगों के दिल को छू जाते हैं। तो दर्शकों, आशा करते हैं आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया हो और आप हमें अपना कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमारे पता पर दे सकते हैं। हमारा पता है तो कार्यक्रम एक मुलाकात द्वारा, केंद्र निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र, फ्रेज़र रोड, पटना और हमारा पिन कोड है 800001 और साथ ही हमारा ईमेल आईडी है director.ddkpatna@gmail.com। तो आज के लिए दर्शकों इतना ही। मिलेंगे अगले अंश में फिर एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक दीजिए मुस्कान को इजाज़त और देखते रहिए अपना डीडी बिहार।